मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, दौसा। समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 7 के अंतर्गत जो समकालीन विश्व में सुरक्षा पाठ है, इसका 3 वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं और आज लास्ट और चौथा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सहयोगात्मक सुरक्षा। जो सहयोगात्मक जो सुरक्षा है, सहयोगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत हमारे यहाँ सुरक्षा के विभिन्न जो मामले खतरे को वो कर रहे हैं, उसमें आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है और उस आपसी सहयोग की ज़रूरत के तहत ही सुरक्षा के विभिन्न मामलों को देखा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सुरक्षा के जितने भी दायरे हैं, उन दायरों में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुरक्षा को आधार रखते हुए सुरक्षा के सहयोगात्मक जो रवैये हैं, उनमें आतंकवाद से लड़ने अथवा मानव अधिकार को बहाल करने में सैन्य बल की भूमिका रहती है। ज़्यादा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रणनीति तैयार हो और सहयोग में दो पक्षीय, चाहे वो क्षेत्रीय हो या द्वीपीय हो या महादेशीय या वैश्विक स्तर का हो, कैसे भी हो, लेकिन एक दूसरे के खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देशों से निपटने के लिए इच्छुक और सक्षमता की क्या स्थिति है, इन सारी बातों को इसमें ध्यान रखना पड़ता है और इसी के तहत सुरक्षा के हर आयाम को देखना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की जो प्रवासी जैसी स्थिति आ जाती है या प्रवासियों की जो स्थिति है, उससे निपटने का जो मूल बिंदु या आधार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में विभिन्न प्रकार की स्थितियों को संसार में सहयोगात्मक सुरक्षा के जो विभिन्न अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा स्वयं संगठन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता, ऐसे बहुत सारी सामाजिक और विकास की व्यावसायिक संगठन हैं, जिनके परिणाम स्वरूप निगम तथा जानी मानी हस्तियाँ ये सभी सहयोग में एक शामिल हो सकती हैं और सहयोग मूलतः सुरक्षा में ही अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग के द्वारा भी किया जा सकता है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति भी दे सकती है और जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी या प्रलयकारी जो घटनाएं हैं, जिनकी जनता मार झेल रही है, ऐसी स्थिति में भी बल प्रयोग सामूहिक रूप से स्वीकृति से सामूहिक रूप से किया जाए और एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों में स्वयं कन्या अन्य की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग करने का आखिरी रास्ता अपना सकता है, जिसमें हमारे भारत की भी मुख्य भूमिका रहती है और इसके भी सहयोग हितों को अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत बनाने में अपना काफ़ी कुछ आधार रखा जाता है। तो इसमें हमारा जो अगला बिंदु है वह है भारत की सुरक्षा की रणनीति, भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे देश के अंतर्गत सीमा के अंदर से भी और सीमा के बाहर से भी अनेक खतरे उभरे हैं और भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक मुख्य रहे हैं और अलग अलग वक्त पर इन्हीं घटकों की हेरा फेरी से रणनीतियाँ बनाई गई हैं। सुरक्षा नीति का हमारे जो पहला घटक रहा है वो सैन्य शक्ति को मजबूत करना,
क्योंकि भारत पर हमेशा पड़ोसी देशों के हमले होते रहे, जिसमें पाकिस्तान ने तो 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में हमले हुए हैं, आक्रमण हुए हैं। और चीन ने भी सन 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के भी परमाणु परीक्षण के फैसले 1998 को उचित ठहराया गया और भारतीय सरकार ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत देश के अंदर सभी के साथ उचित व्यवहार और कायदे और संस्थाओं को मजबूत करने का आधार रखा है। भारत का जो दूसरा सुरक्षा नीति का घटक है वह सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। इसमें हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया तथा भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में भी एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहल की तथा जिस समय संसार दो महाशक्तियों में था, उन महाशक्तियों से परे रहते हुए हम इसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प भी चुना, जिसमें लगभग आज 160 देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि और पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस पर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन, ये सारी बातें हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ भारत के द्वारा विभिन्न प्रकार से सहयोगात्मक नीति या अपनी सुरक्षा का आधार रखा जाता है। नव अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में खेमेबाजी से अलग रखते हुए इसने सारे कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत की सुरक्षा रणनीति का जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वह है अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है और भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का पालन किया है, जो व्यवस्था विभिन्न समूह और जन समूहों को एक आधार मानती है और उस आधार के तहत ही अपना सारा कार्यकलाप करती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश की स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देती है और अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिर में एक बात और है, भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हालांकि, लेकिन हमारे देश अब गरीबी और असमानता मौजूद है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक रणनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध कराए गए हैं जो गरीब और वंचित जो तबके के लोग हैं उनके नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकें और लोकतांत्रिक नीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें और आर्थिक संविदा को मानवीय विकास का सहगामी बनाया जा सके। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीति आदर्श ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। और इसी संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में हम अगली जो एक पुस्तक है कक्षा 12 की और स्वतंत्र उत्तर भारत की राजनीति, उसी में सारे विस्तार से इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे।